डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर जनरल इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। यहाँ पे मैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस डिस्कस करने जा रही हूँ आज। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होती है कि मेरी वजह से या फिर किसी कंपनी की वजह से कोई अगर बंदे को इंजरी हो जाती है या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उस केस में क्लेम कौन पे करेगा? ठीक है, क्लेम कोई भी हो, कुछ तरह का भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, कोई बॉडी पे चोट लग गई है, छोटी मोटी है तो हॉस्पिटल हम फर्स्ट एड देके उसको ठीक कर सकते हैं। मगर अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उस केस में कैसे कंपनसेशन होगा? क्योंकि वो बंदा जॉब पे नहीं जा सकता, वो काम नहीं कर सकता, उसकी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चोट हो, वो उस फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाए। उस केस में हु विल बी पेइंग द क्लेम? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम उसको अपनी कंपनी की इंश्योरेंस का पॉलिसी ले लेते हैं, जिसमें कि हम लाइबिलिटी इंश्योरेंस ले लेते हैं। ये अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, नंबर वन आती है हमारे पास एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ की लाइबिलिटी लेनी पड़ती है कि हाँ, कि अगर मेरी कंपनी में काम करते वक्त किसी एम्प्लॉय को कोई चोट लग जाती है, तो उस केस में हु विल पे द कवर? किसी भी तरह से हैज़र्ड्स हो सकते हैं। अब कोल माइनिंग फैक्ट्री में अगर हम चले जाएँ, वहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंटॉक्सिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, शोर बहुत ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि बहुत से लोग आप अगर उनसे मिलोगे तो वहाँ पे बहुत से लोग आपको डेफ मिलेंगे। उनको उनको या फिर हियरिंग प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसी तरह से अगर घर में ऑफिस में काम करते हुए कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या फिर चोट लग जाए, उस केस में भी एम्प्लॉयज़ को कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई इलनेस हो जाती है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी वो एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयर के थ्रू। तो वहाँ पर क्या क्लेम कहाँ से पे होगा? इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू और के थ्रू ही। और लॉस ऑफ इनकम है या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस कहाँ से पे होंगे? इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। इसमें दो तरह की पॉलिसीज होती है। एक है वर्कर्स कंपनसेशन पॉलिसी और एक है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी पॉलिसी। वर्कर्स कंपनसेशन पॉलिसी में कि वर्क रिलेटेड इंजरी एंड इलनेस इज कवर्ड, वेयर एज इन केस ऑफ एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी में लीगल फीस जो होती है वो भी रिपे हो जाती है, एंड इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन पॉलिसी। नेक्स्ट आती है हमारे पास पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। पब्लिक लायबिलिटी क्या होता है कि मैंने अपना कोई भी सैलून खोला है या फिर ट्यूशन्स का काम खोला है या फिर म्यूज़िक टीचर है कोई, या फिर डांस सिखा रहा है कोई, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, जैसे कि जिम वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स कहीं पे काम कर रहे हैं। उस केस में क्या है कि हम रेनोवेशन करवा रहे हैं, उस केस में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उस केस में पे कौन करेगा? ठीक है, यहाँ पर भी एक लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है, दैट इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। अगर कोई भी ऐसा क्लेम आता है तो उस केस में भी हम पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, एक तो इसमें बॉडी को इंजरी है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, पर्सनल इंजरी है, लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द एडवर्टाइजिंग राइट्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेनेंट्स लायबिलिटी है, एंड लीगल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद क्लेम एंड सेटलमेंट्स, ये सब इसमें कवर है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन ली और वो साइड इफ़ेक्ट्स कर गई, ठीक है, तो वो परफ्यूम ली तो वो ख़राब कर गई। कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन लेकर आते हैं, वो चार्जिंग के लिए लगाते हैं, वो चार्जर ब्लास्ट कर जाता है, या फिर हमने कोई माइक्रोवेव या एसी लगाया, वो वहाँ पे ब्लास्ट कर गया। तो वो क्या है, एक हमारे घर को भी नुकसान हुआ, जैसे प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ, साथ-साथ अगर कोई वहाँ पर फिजिकल इंजरी किसी को हो जाती है, उस केस में हू विल पे फॉर इट, राइट? तो वो सब इसमें इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इस ज़्यादा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट यूज़ ऑफ कवर्ड प्रोडक्ट, अगर आपने वो प्रोडक्ट यूज़ किया है, बॉडी इंजरी हुई है या प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, तो वो भी कवर्ड है इसमें। कंप्लीट लायबिलिटी अराइजिंग आफ्टर कंप्लीटिंग अ जॉब, अगर वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, देन डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाती है नेक्स्ट। डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस लाइबिलिटी में क्या आ जाता है कि इसमें एक तो एम्प्लॉयज, वेंडर्स, competitors, investors, customers and other parties for actual and alleged wrongful acts इन सबको, ये सब इसको स्यू कर सकते हैं, डायरेक्टर को भी और उसके ऑफिसर्स को, बाकी ऑफिसर्स को भी, अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है कंपनी के साथ। जैसे कि कंपनी को कई बार लोग बेच देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा लेते हैं और प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते,
ठीक है, डिमांड और सप्लाई को मीट नहीं करते, और जो पैसा उठाया था वो कहीं और इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, उससे रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे हैं। आपने बहुत सारी चीटिंग वाले केसेस देखे होंगे, जिससे कि क्या होता है कि एम्प्लॉयज रिलेटेड क्या आ जाती है, एक डिफेमेशन, हरासमेंट, रॉन्गफुल डिसमिसल, कंस्ट्रक्टिव टर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन विद द एम्प्लॉयज। किसी को सैलरी दी और किसी को सैलरी नहीं दी, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर ग्रुप रिलेटेड इश्यूज, कि पैसे उठा लिए हैं उनसे और लेकिन उनको मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल, आपने रियल एस्टेट में बहुत देखा होगा ये चीज़, कि उनसे एडवांस मनी ले लेते हैं लेकिन उनको जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर फ्लैट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते। ब्रीच ऑफ फेयर ट्रेडिंग लॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आप न्यूज़ में भी सुनते ही होंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी एसेट्स एंड मिसयूज ऑफ कंपनी फंड, स्टेक शेयर होल्डर्स कह सकते हैं ये चीज़, कि आपने पैसे लिए थे ना, इन्वेस्टमेंट थी उसमें, हमारे को बेनिफिट कुछ भी नहीं दिया और आप इस पैसे को कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्रेडिटर जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि आपने हमारे से फाइनेंशियल उठाते जा रहे हो लेकिन हमारी रीपेमेंट कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो बैंक्स वगैरह की बैंक्स हो गए यहाँ पर, या फिर वेंडर्स हो गए यहाँ पर, तो उनका आप हमेशा सामान ले लेते हो और आपने लोन जैसे लिया था हमसे, तो आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हो, जो इंस्टॉलमेंट्स है उसकी, आप प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट आपने वापस कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो लोन पे जैसे लोग मशीन्स वगैरह लगा लेते हैं, तो मशीन्स ले ली और जो पेमेंट के टाइम पे कहना शुरू कर दिया कि हमारे तो लॉसेस हो गए, हमारी तो कंपनी बंद होने को आ गई है, ऐसे ये सब चीज़ें। इस चीज के अंदर कवर कैसे होगा। नंबर वन हो जाएगा इसमें कि हु इज एट रिस्क, इंश्योर्ड, डायरेक्टर्स एंड नो, उनको कोई नुकसान नहीं है इसमें, और पर्सनल एसेट्स उनकी आ जाती हैं रिस्क पे, और उनको कवर मिल जाता है। ठीक है, यस, इंश्योरेंस कंपनी कंपनी डायरेक्टर्स और उनकी जो है एसेट्स को अटैच कर सकती है। ठीक है, कंपनी के एसेट्स को भी अटैच कर सकती है, और उनके कंपनी रीइंबर्स भी कर देती है डायरेक्टर्स की कॉस्ट। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसमें कंपनी एज ए डिफेंडेंट इन सिक्योरिटी क्लेम्स ओनली, एंड कंपनी के एसेट्स को सारा अटैच कर दिया जाएगा, और एक न्यू डायरेक्टर, उनको 5 to 10% स्टेक पे डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा एज पर द न्यू रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स पॉलिसी में क्या कवर नहीं होता है, एनी फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट इट इज नॉट कवर्ड, फ्रॉड्स और क्रिमिनल एक्ट्स नॉट कवर्ड, लॉसेज रिलेटेड टू इलीगली ऑब्टेन्ड रिम्यूनरेशन इट इज नॉट कवर्ड, अदर एक्शंस टेकन फॉर देयर पर्सनल प्रॉफिट इट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अंडर स्कैनर पर्सनल गारंटर इज लायबल इन नॉन सॉल्वेंसी केसेस, इसमें उनको जो है अब जो न्यू रूल है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर क्रेडिटर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स फॉर कॉर्पोरेट डेट, जो कि आप ले सकते हैं, और बैंक्स क्या कर सकते हैं कि इनको 5 to 10% स्टेक देके बाकी का सारा अपना स्टेक अपने हाथ में रख सकते हैं, दैट इज 90 to 95% क्रेडिटर्स के हाथ में जा सकते हैं। मैनी प्रमोटर्स हैव बीन क्रिएटिंग ट्रस्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये ट्रस्ट बनेगी और ये इंडिया में भी है एप्लीकेबल और अब्रॉड में भी है। पर्सनल गारंटर्स जो हैं उनको भी इसमें अब अच्छी तरह से रगड़ा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भी लोन, इसमें जो लोन लिया था उसमें कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिला है। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं मेहुल चोस्की, चौकसी की भी और विजय माल्या की भी, आपने न्यूज़ में इनको अच्छी तरह सुना ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, डायरेक्टर एलिजिबली हरास्ट कोलीग, एग्जांपल ले रहे हैं, कोलीग स्यूड द डायरेक्टर, न डायरेक्टर वाज इन्फॉर्म्ड एंड contacts legal and risk management unit, legal and risk management unit will inform DO insurance provider and provide a background कि इंसिडेंट क्या हुआ था। if the claim is covered, insurance pays for the defense cost, if the case is lost they will also have to pay for the loss। ठीक है, जो कोलीग है उसको कंपनसेशन इसमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, इफ द डायरेक्टर इज नॉट इंश्योर्ड ही और शी विल पे फॉर द डिफेंस कॉस्ट एंड डैमेजेस, दैट इज फाइनेंशियल लॉस। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी। प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी को हम एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस भी कहते हैं, जिसमें कि नेग्लिजेंस, इनएक्यूरेट एडवाइस, मिसरिप्रेजेंटेशन और वायलेशन ऑफ गुड फेथ, यानी कि एटमोस्ट गुड फेथ के बारे में अगर कुछ है तो वहाँ इसमें कवर्ड होगा। इसमें आर्किटेक्ट आ जाते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं इनएडुकेट मटीरियल, एन आर्किटेक्ट स्पेसिफाई इनएडुकेट मटीरियल फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसने सामान कम मंगवाया या फिर गलत सामान मंगवा लिया।
ठीक है। बिजनेस कंसल्टेंट ने गलत एडवाइस दे दी, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक्सीडेंटली करप्ट सिस्टम की सारी फाइल्स करप्ट कर दी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने रिलीज एड कैंपेन कर दी जिसमें इनकरेक्ट डेटा था, अकाउंटेंट ने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर दिया व्हेन लैपटॉप इज स्टोलन, एंड पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर ने क्या किया, फर्म ने एक्सीडेंटली स्टैंड आउट डिफेमेटरी ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। इसमें कौन कौन कवर हो सकता है, सारे प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, एडवोकेट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मैनेजमेंट एडवाइजर्स, काउंसलर्स, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। कवर क्या होगा इसमें, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, लॉस ऑफ डेटा और अदर डॉक्यूमेंट्स, लॉस ऑफ गुड्स और मनी, अनइंटेंशनल ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली और कॉपीराइट, क्लेम इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस एंड डिफेमेशन, इसमें सारे कवर होंगे। ठीक है। एग्जाम्पशंस क्या है, क्रिमिनल एक्ट्स और फ्रॉड्स इसमें नहीं कवर्ड है। अगर कोई भी काम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल किया गया है वो भी इसमें, वाइल रेंडिंग द सर्विस वो भी इसमें नहीं कवर्ड होगा। एंड इंटेंशनल डैमेज, कुछ जानबूझ के किया है, कोई पर्सनल ग्रेजेस निकालने के लिए किया है, वो भी कवर नहीं होगा। कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था और तब भी उस लायबिलिटी में चला जाएगा, यहाँ पर नहीं कवर होगा। एक्ट ऑफ वॉर और टेररिज्म के अंदर हुआ है तो भी नहीं कवर्ड। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पर्सन विद इंडेमनिफाइड इंश्योरेंस। ठीक है। मेडिकल एस्टिपेशन इंश्योरेंस क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेम्स अगर एक हॉस्पिटल के आ रहे हैं तो वो अपने सारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस कर दें, क्योंकि अगर रश बहुत ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा क्लेम्स आने शुरू हो गए तो उस केस में हम हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एक माल प्रैक्टिस का हो रही है या फिर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ पर इसमें लीगली हम एक एडवोकेट भी हायर करते हैं और उसकी फीस भी इसमें कवर हो जाती है। और क्योंकि अगर हम एक एक इंडिविजुअल के लिए एक एक अलग अलग करेंगे लॉयर, तो वहाँ पर फीस ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम एक पॉलिसी के अंदर कर लेंगे सभी को कवर, तो वहाँ पे क्या है कि फीस एक ही एडवोकेट की देनी पड़ेगी, वो सभी का केस इकट्ठा करेगा सॉल्व। ठीक है। अब जैसे पीछे क्या हुआ था कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी हॉस्पिटल में, तो उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये केस हो सकता है कि हम पैंडेमिक के थ्रू ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी और आपने हमें प्रॉमिस किया हुआ था। इसमें क्या है कि वो पूरे हॉस्पिटल के ऊपर केस हुआ, एक एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं हुआ। ठीक है। अब वहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स की कंडीशन ऐसी हो जाती है वो किसको पेशेंट को सर्व करें किसको नहीं सर्विस प्रोवाइड करें, तो इस केस में वहाँ पर लिटिगेशन हॉस्पिटल के ऊपर जाएगी और कोर्ट फीस एक ही देनी पड़ेगी और सेटलमेंट जो होंगी वो कोर्ट के थ्रू होंगी। ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल अपना आके कहे कि ये तो मेरी इतनी लाइबिलिटी बनती थी, इतना इसकी इंश्योरेंस, इसका इतना क्लेम दो, इसका उतना क्लेम दो, वो नहीं है। जो कोर्ट में होगा सबके लिए इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पर लिटिगेशन कोर्ट फीस कवर हो जाती है, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कवर है इसमें, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी कवर्ड है, डिफेमेशन भी कवर्ड है, रिट्रोएक्टिव कवर है और कवर फॉर सपोर्ट स्टाफ है, कवर फॉर रेडियोएक्टिव ट्रीटमेंट्स भी कवर है अदर देन एक्सरे। ठीक है। इसमें फ्रॉम लॉसेस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस और एडवाइस, कवर्स योर बिजनेस फ्रॉम क्लेम्स फॉर फाइनेंशियल लॉस, कवर लीगल कॉस्ट टू डिफेंड प्रोफेशनल सर्विसेज क्लेम्ड। ठीक है। इसमें करना कैसे होता है, इसमें आपने इंटीमेट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, ब्रिंग रेलिवेंट इंसिडेंट्स इन सीक्वेंस और ईमेल टू द इंश्योरेंस कंपनी, उनको सबको आपने ईमेल करना है कि हाँ ऐसे हमने ऑर्डर प्लेस किया था, ऑक्सीजन सप्लाई आई नहीं और ये ऐसे ऐसे केसेस बना हमारा। अपॉइंट अ लॉयर आफ्टर कंसल्टिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, सबमिट हार्ड कॉपीज ऑफ क्लेम डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योरेंस कंपनी, अरेंज फॉर एनी डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स इफ टू द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टीव डूअर्स लीगल लाइबिलिटी कवरेज। इसमें क्या है कि हम जब लोडिंग और अनलोडिंग हो रही होती है सामान की, तब स्टीव डूअर्स पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल होती है। जैसे कि हमने यहाँ से सामान भेजा शिप पे बाहर, ठीक है, और शिप से वो लोडिंग हो रही है या अनलोडिंग हो रही है, उस केस में अगर सामान को कोई डैमेज हो जाता है तो वो कौन पे करेगा, राइट। ठीक है। रखते वक्त सामान जैसे टूट गया तो या फिर मैं चढ़ाते वक्त सामान पहले टूटा हुआ ही चढ़ा दिया हमने,
तो वहाँ पे कैसे कवर होगा? फ्रेट यहाँ पर लॉस जो है, डैमेज जो है वो लॉस या फिर डैमेज जो है वो पे करेंगे स्टीव डोर्स का पॉलिसी के अंदर। यहाँ पर कार्गो इंश्योरेंस के अंदर भी यही है कि कार्गो और लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर भी है कि ट्रक्स के अंदर या फिर हम शिप्स के अंदर जब लोड कर रहे हैं सामान, तो वो हमने बहुत ध्यान रखना है। एंड जो भी है जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो भी होगा वो पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होगा। ठीक है, क्लिनिक ट्रायल्स की लीगल लाइबिलिटी। अगर हमने देखा होगा पीछे वैक्सीन बनी है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या होता है, वो आने के लिए मार्केट में टाइम लगता है। मार्केट में कोई भी चीज़ आती है तो वो वैक्सीन जैसे थी उसके ट्रायल फेसेस होते हैं, तो वो पहले हम डिस्कवर हुई, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। ये तो नहीं है कि ना मुझे कुछ मेडिसिन लगी है कि हाँ इससे चमत्कार हो सकता है, वो मैं मार्केट में आगे डायरेक्ट ही बेच दूंगी, नहीं। इसके 3 फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, और एफडीए की अप्रूवल होती है, देन इट इज बीइंग सेंट टू द मार्केट। अगर उसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल होने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है, तो उस केस में भी क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर वो पेमेंट हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज कैरियर लीगल लाइबिलिटी? कैरियर लीगल लाइबिलिटी आ जाती है कि ट्रांसपोर्टर्स हु आर कैरिंग द ट्रांसपोर्ट गुड्स, अगर हम शिप के थ्रू सामान भेज रहे हैं और रास्ते में जैसे कि आइसबर्ग आ गया, तो उस केस में अगर वो डैमेज हो जाती है, हमारा सामान डैमेज हो जाता है, तो वो भी हमारा कवर्ड है। ठीक है, अगर आग लग जाती है तो भी कवर्ड है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो भी वो हमारा सामान कवर्ड है, वो इंश्योरेंस का कंपनी के थ्रू पेमेंट हो जाती है। ठीक है, जनरल लाइबिलिटी में क्या होता है कि इट इज अ फिजिकल इन नेचर, बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, कंप्लीटेड ऑपरेशंस एंड पर्सनल इंजरीज कवर्ड होती हैं इसमें। एंड प्रोफेशनल एंड एरर्स एंड ओमिशन पॉलिसी में क्या है, इट इज फाइनेंशियल इन नेचर, नेग्लिजेंस कवर्ड है इसमें, बैड एडवाइस कवर्ड है, एरर एंड ओमिशंस कवर्ड है, फेल्ड परफॉर्मेंस कवर्ड है। claims made claims made by a person, lower premium in early years, जिसने क्लेम बना जिसके बन रहे हैं बार बार, ठीक है, रिक्वायर retroactive date and may need tail coverage. occurrence premiums may be higher, बार बार अगर हो जाते हैं, coverage for the period never ends, no need for retroactive date or tail coverage. यहाँ पर रिट्रोएक्टिव डेट या फिर क्या उसका क्या मतलब है, इंसिडेंट जब हुआ कवरेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर पॉलिसी अगर हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर आप देखोगे, सेकंड ईयर में क्लेम आता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर क्लेम आता है, तो वहां पे जो पॉलिसी थी वो एक्टिव थी। थर्ड ईयर में पॉलिसी एक्टिव नहीं थी। ठीक है, क्लेम्स आर मेड, दिस पॉलिसी विल नॉट कवर एनी क्लेम्स फाइल्ड आफ्टर योर कवरेज एक्सपायर। ठीक है, अगर थर्ड ईयर में आपकी इंश्योरेंस कवरेज नहीं थी, तो आपका जो क्लेम है वो पे नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंड ईयर के पहले अगर क्लेम आया है, डेट जो है वो उसके पहले की है, तो उस केस में क्लेम पे होगा। तो यहाँ पर पॉलिसी स्टार्ट और उसको रिन्यू टाइम पे अगर करवाया गया है, तो आपका क्लेम पे हो जाएगा। ठीक है, क्लेम प्रोसेस अंडर लायबिलिटी इंश्योरेंस। नंबर 1, इवेंट्स हैड अकर, टू नोटिफिकेशन करनी है इंश्योरेंस कंपनी को। कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, असेस करो सिचुएशन को, उसको वैलिडेट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, कॉस्ट की एस्टिमेशन करनी है, डिसीजन लेना है कि हमने करना है क्लेम कि नहीं करना है, नोटिफिकेशन टू द ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसके बाद आपने इंश्योरेंस कंपनी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। Step from your business should have take in if letter of demand is received from any of the claimant जो claim आपसे मांग रहा है, don't ignore it. नोटिफाई द अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पार्टीज इमीडिएटली, जो आपकी इंश्योरेंस एक कंपनी से है कि दो कंपनी से, सबको इन्फॉर्म करो। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द लेटर पर्सनली, जो भी करना है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होगा या फिर आपके एडवोकेट के थ्रू होगा। डू नॉट एडमिट लाइबिलिटी इमीडिएटली, ठीक है, एंड डू नॉट पे द डिमांड। अगर वो आपसे कोई अमाउंट पे मांगते हैं तो आपने इमीडिएटली पे नहीं करनी है, आपने इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही पे करना है, और अगर आपकी इंश्योरेंस हुई हुई है, और या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट रूल्स टू फॉलो इसमें है, नोटिफाई योर इंश्योरेंस कंपनी, लिस्ट ऑल योर ट्रेडिंग एंटिटीज, अपडेट all professional services, ensure your professional indemnity policy covers, and include a continuous cover clause। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू भी टाइम पे करवा लीजिएगा।
ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. You can add your comments in the comment section and share this video with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching.